हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो हम आज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य को और आपको इसको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए आप पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइएगा और फुल मूवी की तरह इसको एंजॉय करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मुगल कौन थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका सैन्य अभ्यास, फिर हम पढ़ेंगे शासनकाल, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार की परंपरा क्या थी, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उनके संबंध कैसे थे। तो मुगल कौन थे, पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो मुगल है ना, ये तो मुगल दो वंशों से मिलकर ये क्या बने हैं, मुगल बने हैं। तो अब देखते हैं कि दो वंश इनके कौन कौन से। तो इनकी जो मम्मा के ओर से थे, यानी कि इनकी माता के ओर से जो थे, वो कौन थे, चंगेज खान थे। ध्यान रखिएगा, चंगेज खान थे। और जो इनके पिता की ओर से थे वो कौन थे, तो ये तैमूर थे। लेकिन और ये चंगेज खान जो थे वो फ्रेंड्स चीन और मध्य एशिया के थे। ध्यान रखिएगा, कहाँ से थे ये, चीन मध्य एशिया। ओके। और जो ये तैमूर थे, इनके पूर्वज जो ये कहाँ के थे, तो इनका एरिया था ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की। ओके, ईरान, इराक। लेकिन कभी भी मुगलों ने अपने को चंगेज खान का वंशज नहीं माना है, वो इस चीज से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान के पीछे क्या है, एक नरसंहार करने की पूरा इतिहास है, इसलिए वो अपने साथ इस कलंक को नहीं लेकर आना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने को कभी भी चंगेज खान का वंशज नहीं माना है। लेकिन वहीं पर ये तैमूर वंशज होने पर बहुत गर्व करते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि तैमूर ने 1398 ईस्वी पे, कब, 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और वहां पर इसने दिल्ली को विजित भी किया था, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे तैमूर वंशज होने पर ये मुगल बहुत गर्व करते हैं और वहीं पर चंगेज खान के वंशज होने पर ये लोग अपने आप को कभी भी चंगेज खान के वंशज नहीं बताते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर मुगल कौन थे। तो मुगलों में कौन कौन आएगा, हम किस किस को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाबर को। बाबर के बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं को, उसके बाद अकबर को, फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर को, और फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे शाहजहां को, और फिर हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। ओके, तो हम इतने शासकों को पढ़ने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि हमारा इंडिया जो इतने बड़े साम्राज्य पे शासन करना बहुत मुश्किल काम था, तो आखिर इन्होंने इतना मुश्किल काम कैसे कर दिखाया। तो आप बोलोगे मैडम रुकिए रुकिए, हमने पीछे कुछ पढ़ा है। तो हाँ, मुझे पता है आपने पीछे पढ़ा है कि मौर्य एम्पायर इकलौता ऐसा एम्पायर था जिसने पूरे इंडिया पर क्या किया है, शासन किया है। और पूरे इंडिया का मतलब ये नहीं है, एक मिनट रुको। तो देखो, आज का इंडिया हमारे सामने क्या है कि ये इंडिया हमारा है, ठीक है। ये इंडिया, हम इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इतने क्षेत्र पर, हम इतनी बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर इतनी बात नहीं कर रही, इस पर सिर्फ इतने क्षेत्र पर ही कमांड रखना तब बहुत मुश्किल था। उस टाइम पर तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये पूरा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो अपना था ही था, ठीक है। तो इस पूरे साम्राज्य पर शासन करना बहुत कठिन कार्य था, ठीक है। हमने देखा है कि हाँ, मौर्य एम्पायर में हमने देखा कि मौर्य शासनकाल पे मौर्यों ने यहाँ पर शासन किया है, पूरे के पूरे भारत पर शासन किया है। तो अभी यही तो हमको देखना है ना कि मौर्यों के बाद हमने किसी को नहीं देखा है कि किसी भी शासक ने पूरे इंडिया पे शासन किया हो। जबकि हमने देखा था कि अभी जब हमने लास्ट चैप्टर पे क्या पढ़ा था, मुझे लगता है कि आपको याद होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने पहले गुलाम वंश पढ़ा, राइट। तो गुलाम वंश में भी हमने ये नहीं देखा कि किसी ने पूरे इंडिया पे शासन किया हो। ना ही हमने खिलजी वंश में देखा, ना ही हमने तुगलक वंश में देखा, और ना ही हमने सैयद वंश में देखा कि किसी ने पूरे इंडिया पर शासन किया, राइट। अगर कोई पश्चिम की ओर आया भी है, दक्षिण की ओर आया भी है, तो जैसे ही वो यहाँ से आक्रमण करके इस प्रदेश को विजित करके वापस गया है, तो यहाँ के शासकों ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, राइट। बहुत टाइम तक कोई किसी कंट्रोल पर नहीं रहा हो, चाहे वो सैयद वंश हो या फिर लोधी वंश हो, कोई भी हो। जब जब मुगल आए हैं तभी पूरा इंडिया उन्होंने क्या किया, कंट्रोल में लिया है। तो हमको ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे पूरे इंडिया पर मुगल राज करते हैं और उसके पीछे की नीतियां उनकी क्या थी, किन नीतियों को लागू करके ही वो इस पूरे इंडिया पर शासन कर पाते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं बाबर के बारे में।
तो हम अब पढ़ेंगे थोड़ा कुछ बातें बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी को, 14 फेब को इसका जन्म हुआ था 1483 में, ध्यान रखिएगा 1483 में, ठीक है। इसको मात्र 12 वर्ष की अवधि में, जब ये 12 वर्ष का था तभी इसको क्या मिलता है, शासन मिलता है, मतलब ये अपनी राजगद्दी पर बैठता है कहाँ, फरघना पर। लेकिन इसे फरघना की राजगद्दी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पर उज्बेक जो थे इसके समकालीन थे, वो इसकी गद्दी पर आक्रमण कर देते हैं, तो उसको वहां से क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, और ये अपनी गद्दी को वहां पर छोड़ देता है। और वहां से ये आता है, तो ये कहाँ जाता है, ये सबसे पहले जाता है काबुल में। तो अब ये देखो कि जिस व्यक्ति का 14 फेब 1483 में जन्म होता है 12 वर्ष की अवधि में, यानी कि 1494 में इसको करघाना की राजगद्दी मिलती है, और फिर ये उज़्बेकों के डर से वहां से निकल आता है, और फिर काबुल में आकर के, ठीक है, काबुल में 1504 में, कब, 1504 में काबुल, तथा 1507 में, ये भी ध्यान रखना है आपको, 1507 में कंधार पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है, ओके। और फिर यहीं पर वो क्या करता है, बादशाह की उपाधि को धारण करता है। इसके बाद अब ये देखते हैं कि ये इंडिया पे इसकी एंट्री कब होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इसको रेड कारपेट पे इसकी एंट्री करवाई होगी कि अरे आप आइए और हमारे इंडिया पे राज करिए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आखिर इसकी एंट्री इंडिया पे कैसे हुई और इसने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे करी, अब हम ये देखते हैं। तो देखो इसने बाबर ने 1519 से लेकर के, ठीक है, 1519 से लेकर के 1526 तक युद्ध करे, किस लिए, अपने आप को इंडिया पे स्थापित करने के लिए, ठीक है। और 1526 का जो इसका पानीपत का युद्ध था, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध आता है क्योंकि पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, जिसका क्या नाम था, इब्राहिम लोदी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम था इसका, इब्राहिम लोदी को इसने परास्त करा, और उसके बाद अपनी एक फाउंडेशन उसने दिल्ली पर रखा, किस वंश का, मुगल राजवंश का, ठीक है। तो मतलब इसने ये वहां पर क्या करी, अपनी नींव जमा ली। फिर इसके बाद भी इसने 3-4 युद्ध लड़े हैं, जैसे आपका हो गया 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 1529 में इसने घग्घर जीता, ठीक है। और ये जो घग्घर का जो युद्ध था इसका 1529 वाला, ये इसका मेन युद्ध था, अपने राज्य को एकदम सेफ और सुरक्षित इस युद्ध में इसने क्या किया था, कर लिया था, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज इसलिए दी है ताकि हमको समझ में आए कि इस मुगल शासक बाबर ने कैसे इंडिया पर एंट्री करी, कहाँ का था, इसका नाम क्या था। अच्छा, इसका नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो इसका नाम था फ्रेंड्स पूरा जहरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था इसका, जहरुद्दीन मोहम्मद, इसीलिए हम इसे जहरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर, तो इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, बाबर बोलेंगे, इसलिए बाबर बोलते हैं इसको, ओके। और इसकी मृत्यु कब होती है, इस युद्ध के जस्ट बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद शासन आएगा हुमायूं का, और इसके 3 पुत्र थे, मतलब इसके कितने बच्चे थे, तो 3 थे। तो पहला था हुमायूं, दूसरे का क्या नाम था, कमरान, और तीसरी थी गुलबदन बेगम। ओके, तो 3 बच्चे थे इनके, पहले हुमायूं, दूसरे कमरान, तीसरी गुलबदन बेगम। तो फ्रेंड्स ये हमने जाना बाबर के बारे में। अब हम देखते हैं कि इनके सैन्य अभ्यास कैसे थे। शासनकाल तो हमने देख ही लिया किस शासनकाल था। तो शासनकाल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को हम देखेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स, एक मिनट में से रिमूव कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया मुगल कौन थे, हमने देख लिया इनका शासनकाल कब से कब तक था और किसने किसने किया। इसके बाद हम देखेंगे इनके सैन्य अभ्यास कि इन्होंने कैसे अपनी सैनिक को ट्रेंड किया, इनके सैन्य अभ्यास कौन कौन से थे, राइट। तो वो हम आगे देखेंगे, अब मैं सब तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, राइट। उत्तराधिकार की परंपरा इनकी क्या थी कि जैसे हमें पता चलते आया है, हमारे यहाँ के राजा कहते थे कि मतलब बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसी परंपरा थी या फिर कुछ और थी, तो हम उसको देखेंगे यहाँ पे। फिर हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इतने टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कैसे कर गए इंडिया पे, जहाँ कोई भी राजवंश बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया, वहां पर मुगल कैसे कर गए। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या था कि इनके जो संबंध थे
ठीक है, अन्य राजाओं के साथ जो इनके संबंध थे वे कैसे थे, यहाँ पे वे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो हम उसको देखेंगे अच्छे से कि कैसे उनके संबंध थे, क्या उनकी बेइज्जती करते थे ये, या फिर उनको सम्मानपूर्वक उनसे बातचीत करते थे युद्ध होने के बाद भी, मतलब एक होता है ना कि रिलेशन मेंटेन रखना। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये आखिर यहाँ पर कैसे करते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे मनसबदार और जागीरदार क्या है। फिर हम देखेंगे जब्त और जमींदारी क्या है। फिर हम देखेंगे अकबर की नीतियां क्या थी। हमें सबसे हमारा मेन टारगेट होगा कि अकबर की नीतियों को पे फोकस करना और इनके संबंधों पे फोकस करना, राइट। फिर शुलह ए कुल क्या है। फिर इसके बाद जहांगीर के राज्यकाल पे नूरजहां का प्रभाव कैसा था, हम ये सारी बातें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये रहा चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य हम पढ़ने वाले हैं आज। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि कौन सा राजा ने शासन किया और उसका टाइम पीरियड क्या था। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रमुख अभियान और घटनाएं दी हुई हैं। तो बाबर का टाइम पीरियड दिया हुआ है इंडिया पे एंट्री करने का। तो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक का बाबर का दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को इसने क्या किया, हराया था। इसके बाद 1527 में खानुआ के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं और इनके समर्थकों को इसने हराया। फिर उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित इसी ने किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हुमायूं को। हुमायूं ने क्या किया, तो 1530 से 1540 के बीच में और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखते हैं हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। ध्यान रखिएगा, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। किसने? शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब कब? 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया था। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की क्या ली? मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो अब हुमायूं के बाद शासन आएगा अकबर का, जो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक और बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक इसका शासन रहेगा। हम देखेंगे और इसकी नीतियों को भी हम बहुत ही नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर आखिर थे कौन? तो अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन जाता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? आइए वे देखते हैं। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? बैरम खान, और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। ओके, उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इसने क्या किया? कब्जा भी कर लिया था। देख कितनी छोटी सी उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इसने अपने हाथ में पूरी कमांड ये लेता है और फिर कार्य करना चालू कर देता है। और देखिए अब ये इकलौता राजा है जो हर प्रदेश को विजित करेगा। फिर इसके बाद में 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए थे, जिन्हें 1579 से लेकर 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। किसने? 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने उस विद्रोह का किया और क्या कर दिया? जटिल कर दिया। 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो अकबर के साम्राज्य का विस्तार कब हुआ? आप ये देखिए 1585 से 1605 के मध्य में अकबर के साम्राज्य का जो हुआ, क्या हुआ? विस्तार। तो अब इसने क्या किया कि इसने उत्तर पश्चिम के लिए अभियान चलाए और फिर इसने सफाविदों को हराकर कंधार पर क्या करेगा? कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। तो इसने कश्मीर को जोड़ लिया, ध्यान रखिएगा। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। दक्कन में इसने अभियान की शुरुआत की और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को इसने अपने राज्य में मिला लिया।
और इसकी जो शासन सत्ता है वो कब लड़खड़ाती है, अब हम वो देखते हैं। तो अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे जाकर क्या बनेगा, जहांगीर, सम्राट जहांगीर कहलाएगा। ठीक है, तो हम सलीम को ही जहांगीर कहते हैं, जो इनका क्या था, पुत्र था। अब देखिए हम देखेंगे जहांगीर को। तो जहांगीर कब से कब तक शासन करता है, तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। अब देखिए जहांगीर भी अकबर के ही पद चिन्हों पर चलता है, और वह जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक जिनका नाम था अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, क्या हुए, पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में क्या बनेगा, सम्राट शाहजहां कहलाएगा। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया, विद्रोह किया। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहीं। अब पढ़ते हैं शाहजहां को। इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान क्या हुए, जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी, ध्यान रखिए क्या नाम था, अफगान अभिजात खान जो जहान लोदी ने विद्रोह किया, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होंगे कि ये पराजित हो जाते हैं। फिर इसके बाद में शाहजहां क्या करता है, ये अभिजात खान जो जहान लोदी हैं, ये क्या होते हैं, वह पराजित हो जाते हैं। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की क्या होती है, हार होती है। उसके बाद ओरछा पर इसने कब्जा किया। फिर उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए इसने उज्बेगों के विरुद्ध अभियान किया, जो क्या हुआ था, असफल हो गया। इसमें ये सफलता इसने हासिल नहीं कर पाया था। इसका परिणाम क्या निकला कि कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। फिर 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए कहां पर, आगरा में शाहजहां को क्या हुआ, कैद कर दिया गया। और किसने कैद किया, औरंगजेब कैद करेगा, और इसने अपने तीनों भाइयों को क्या किया, मार दिया। अब यहीं से जो भी सत्ता अब आएगी आगे, उसमें वो अपने किसी ना किसी का वध करके ही ये लोग सत्ता हासिल करते हैं। और औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही मुगल सत्ता का जितना विस्तार होगा तो होगा। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पीरियड के बाद से मुगल शासन का क्या होता है, विस्तार होना बंद हो जाएगा, और ये शासक पतन की ओर इनका झुकाव हो जाएगा। धीमे 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 जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो सिमटने लग जाएगा, और एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि ये मुगल साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह जाएगा। तो आइए अब देखते हैं औरंगजेब को। 1663 में इसका टाइम पीरियड पहले देखते हैं। 1658 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल होता है। तो अब देखो औरंगजेब का देखते हैं कि इसने क्या क्या नीतियां लागू करी हैं, और ये कैसे कैसे इसने साम्राज्य का विस्तार किया है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिल रही थी। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब जो मारवाड़ के जो राठौर थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, क्योंकि जो मुगल थे वो उनकी आंतरिक राजनीति और उनके उत्तराधिकारी के मसलों पर क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। इसलिए मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, ध्यान रखिएगा। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। इसने क्या किया, जब औरंगजेब गए थे सुलह करने के लिए इसके पास, औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने चापलूसी करके इनको कैद कर लिया था। ठीक है, अब शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकलने में सक्षम हो गए, यानी कि सफल हो गए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चला दिया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। राजकुमार अकबर कौन है, इसका पुत्र। ओके, उसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी।
1668 में 1685 में बीजापुर पर इसने शासन मतलब अपना आधिपत्य हासिल कर लिया दोबारा से, और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में क्या किया, मिला लिया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। ठीक है, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। मैंने कहा था कि इसकी मृत्यु के पश्चात हमेशा जब तक मुगल वंश का शासन रहेगा तब तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते रहेंगे, और यही आंतरिक इनके कारण बनेंगे, जिस कारण मुगल सत्ता क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर इसकी कुरीतियों ने ही इसको इसके शासन के बाद इसके जो वंशज आएंगे उनके शासन करने पर एक मुश्किल हो जाएगा शासन करना, क्योंकि अब धीमे धीमे सभी लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। सभी छोटी जो शक्तियां थी उस समय की वो पावर में आने लग जाएंगी। देखिए हम जो ये देख रहे हैं ना, काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, सीकरी, फतेहपुर, अजमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, सिंध, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, उड़ीसा, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सारी जगह किसका शासनकाल है, तो ये है अकबर का। मौर्य एम्पायर के बाद दूसरा ही एम्पायर कोई था जिसने इतने बड़े शासन का मतलब राज्य क्षेत्र पर अपना स्थापित किया, अपने राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए अब ये जानने की बारी आ गई कि आखिर मुगल एम्पायर इतना मजबूत कैसे बना और इसकी शासन व्यवस्था, इसकी नीतियां क्या थी। तो आइए अब हम पढ़ेंगे मुगल शासन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा उनके कार्यकाल के बारे में, किसका कार्यकाल कितने वर्ष तक का था। अब हम पढ़ेंगे उनकी नीतियों के बारे में। तो देखिए इसमें दिया हुआ है मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, किसमें लोगों में भी अंतर है और संस्कृतियों में भी अंतर है। कहीं के लोग कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और कहीं के लोग किसी और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, राइट। विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य को क्या किया, उन्होंने पूरा भी किया, जो अब तक एक छोटे ही टाइम के लिए संभव हो पाया था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। कब? 17वीं शताब्दी में। स्टार्ट कब किया? 16वीं शताब्दी में। मतलब एक शताब्दी के अंतर्गत इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पर, पूरे के पूरे महाद्वीप पर इन्होंने क्या किया, अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। कैसे? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इतने टाइम तक शासन पीरियड चल रहा है वो इसी का परिणाम था कि इन्होंने मतलब यानी कि अकबर का जो नीतियां थी उसको ही सबने लागू करी, और जिस वक्त से अकबर की नीतियों को इन लोगों ने फॉलो करना बंद किया उसी वक्त से इनका पतन स्टार्ट हो जाता है। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भी हम देखते हैं कि हम उनके द्वारा ही दी गई कुछ चीजों को आज भी फॉलो करते हैं। जैसे हो गया सूबेदार हमारे इंडिया आर्मी में आज भी हाँ, तो हम कहाँ थे? आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, जहां पर पहले मुगल रहते थे वहां से ही आज हमारे प्रधानमंत्री जो भी बनते हैं, प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो लाल किले से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और ये है हमारा लाल किला। अब देखिए आ गया मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो मम्मी की ओर से उनके कौन थे? तो मंगोल शासक चंगेज खान था। इसका शासन कहाँ था? तो चीन और मध्य एशिया पर। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, क्या नाम था? तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। यानी कि ये किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। किसकी ओर से? पिता की ओर से। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोला कहलवाना पसंद नहीं करते थे,
ये ध्यान रखने वाली बात है कि वे अपने आप को मंगोल शासकों से नहीं जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। ऐसा क्यों था वो जानते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब इसने बहुत बड़ी संख्या पे नरसंहार किया था, इसलिए ये उस राजवंश से अपने आप को जुड़ा होने का मतलब था। मतलब कोई उनको उनसे जोड़ता भी था तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। ओके, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थी, जैसा कि हमने पढ़ा। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए ऐसा गर्व का अनुभव वो क्यों करते थे? ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। अब देखिए तैमूर के साथ यहाँ पर जितने भी वंशज थे सब ने, ये तैमूर हैं और यहाँ पर ये सारे उनके वंशज हैं, चाहे वो अकबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, ये सब उन्हीं के चित्र बने हुए हैं। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, यानी कि ये कौन है? तैमूर। अब इनके आसपास कौन है? उनके अधिकारी। उनके दाहिनी और उनका पुत्र मीरन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। और उसके बाद अबू शेद हैं, मतलब बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हैं, बाबर के परदादा, और उमर शेख यानी बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। ये आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे मुगलों के सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 1530, ने जब 1494 में करघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ गई, जैसे मैंने आपको बताया था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इनका। किसके किसके बीच में हुआ? सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जो ये अफगान थे, मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करेंगे हम। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, हम वो भी देखेंगे। अब देखिए हम यहां पर देखेंगे कि युद्ध में आखिर क्या क्या चीजें प्रयोग हो रही थी। तो युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इनका प्रयोग किया जाने लग गया था। अब देखिए जो ये चित्र बना है ना, ये इसी का है। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कब? 16वीं शताब्दी में। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, तभी यह जीत भी पाया था। अब हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी, मतलब उत्तराधिकारी कैसे बनते थे मुगल शासनकाल में। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता था। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद मतलब कि उनके पास जो भी जमीन जायदाद पैसा रुपए है वो सारे पुत्रों में क्या बराबर बराबर बांट देना। उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? तो हमने पढ़ा कि उत्तराधिकार में मतलब मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी कैसे बनता था। जो मतलब क्या होता था कि वे अपनी सारी जमीन को बराबर बराबर भागों में बांट देते थे और जो भी
सक्षम होगा, जो भी लायक वर होगा वो आगे निकल जाएगा, जो लायक वर नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। अब देखते हैं राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। तो जहांगीर की माँ किसकी राजकुमारी थी? कछुआ राजवंश की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब हम देखेंगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ जो संबंध थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लिए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। ऐसा नहीं था कि सारे राजपूत ही मुगलों के आगे झुक गए थे। कई ऐसे राजपूत थे जो लास्ट तक भी इनका विरोध करते रहे हैं। तो उनमें से कौन थे? तो आइए हम देखते हैं जो विरोध कर रहे थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे। सबसे मेन वजह उनकी यही थी और ये नीति उनको बहुत आगे तक लेकर जाती है कि किसी को पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच जो सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाते हैं। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार तालिका एक फिर देखो। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ होगा? तो हमने देखा कि जब औरंगजेब ने उनका अपमान किया था तो उन्होंने क्या किया? शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और फिर औरंगजेब से इन्होंने कितने सारे युद्ध किए। तो अब हम जानेंगे मनसबदार और जागीरदार क्या है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्गों में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार कौन कहलाए? तो जो मुगलों की सेना में जो शामिल हुए वे मनसबदार कहलाए। अब आइए देखते हैं मनसबदार कैसे। मनसबदार भी कितने पदवी के थे? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनसबदार क्या था? यानी कि आपको जैसे अभी प्रेजेंट में क्या है, सरकारी नौकरी मिल जाना, ऐसा था उस टाइम पे मनसबदार। ओके, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे कि आपका पद क्या है, आपकी वेतन कितनी होगी और आपका कार्य क्या होगा। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जिसके पास जितने अधिक जात उसकी उतनी अच्छा पद और उसका उतना अच्छा वेतन। ओके, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, यानी कि जो भी उनके सैनिकों के घोड़े होंगे उनको वो दगवाते थे, यानी कि उस पर एक ठप्पा लगवाते थे या कोई मुहर से निशान लगवाते थे ताकि पता चले कि ये किसके घोड़े हैं। ओके, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। तो सैनिकों का क्या होता था? पंजीकरण भी होता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर क्या थी? जिस भूमि से उनको राजस्व मिलता था उस भूमि को हम जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। कैसे हमने देखा था ना कि मुक्ति जो थे
एक क्षेत्र था, उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण था और उससे ही वो क्या कर वसूलते थे और वहीं पर उन सबको वो बांटते भी थे और उसी से अपने अपने मतलब उसी कर कर जो वो लेते थे उसी से उनका खुद का भी वे वेतन अपना रखते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, यानी कि वे सिर्फ राजस्व को वसूलेंगे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ध्यान रखिएगा, जो भी इनका जो राजस्व है वो इनके वेतन के बराबर ही रहे, इससे ज्यादा या कम न रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति जो थी बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया था, क्योंकि मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। इससे क्या हो रहा है, अब अराजकता फैल रही है। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं यहाँ पर जात की श्रेणियां क्या थी। हमने पढ़ा ना, जात 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहां पर इनकी संख्या बढ़ गई लेकिन राज क्षेत्र तो उतना ही है। ठीक है, इस जगह पर जहां पर एक मनसबदार था वहां पर 10 मनसबदार अगर रख दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो ये व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और किसानों पर अत्यधिक प्रेशर पर डेवलप हो जाएगा। राइट, तो इससे अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अराजकता फैलने लग जाएगी। प्रत्येक मनसबदार चाहेगा कि उसको कर यानी कि राजस्व अधिक मिले, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसे पड़ेगा? किसान पर पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया का स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, वे था जमींदार। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जमींदार क्या था। चाहे वो स्थानीय मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? जमींदार था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, टोडरमल कौन था? तो उनका राजस्व मंत्री था, ने 10 साल यानी कि 1570 से लेकर 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। जैसे आज होता है कि आपको इतना कर देना ही देना है, तो पिछले 10 वर्षों का इन्होंने क्या किया? पहले सर्वेक्षण किया कि कितनी फसल होती है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने कर को तय कर दिया कि इस फसल पर आपको इतनी कर देनी होगी। ओके, प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, मतलब प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। तो जब्त क्या था? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को हमने क्या कहा? जब्त कहा। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पा रहा था या फिर नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी। आइए अब देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी आखिर किसने लिखी है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अकबरनामा कितने जिल्दों में लिखा गया है? तो 3 जिल्दों में लिखा गया है, यानी तीन जिल्दों यानी कि 3 किताबों में अलग अलग बांट दिया गया है या फिर उसके अलग अलग भाग हैं।
ठीक है, अलग अलग भाग हैं, लिखा है। और इसका शीर्षक है अकबरनामा। इसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा इसका शीर्षक है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, ठीक है, कि उसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से थे, क्या उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजें हैं पहली जिल्द में। दूसरी में क्या है? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है दूसरी जिल्द। और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तो तीसरी कौन सी है? आईने अकबरी है। आईने अकबरी किसने लिखा है? आता है तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। किसके बारे में लिखी गई है? तो अकबर के बारे में लिखी गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है हमें। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, तो देखिए ये है अबुल फजल और ये है अकबर, और यहां पर ये क्या ले रहे हैं? अकबरनामा ले रहे हैं। अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर में आइए देखते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, यानी कि उनका प्रशासन जो है उनका वो कैसे चलेगा, इसका निर्धारण किसने किया था? अकबर ने किया था। और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में, विशेषकर आईने अकबरी में हमको मिल जाता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहते थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार थे, यानी सूबा, प्रत्येक सूबा था, ठीक है। एक साम्राज्य में कई सूबे थे, अब इन सूबे को संभालने वालों को सूबेदार कहा गया था, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। क्योंकि अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ियां बना करके, सूबे बना करके वहां पर अधिकारी नियुक्त करना ही क्या था? सूबेदार प्रथा थी। ओके। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। तो कैसा अधिकारी था? वित्तीय अधिकारी था। इसे क्या कहते? दीवान कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो दीवान किसके काल पे था? तो दीवान अकबर के काल पर था, ध्यान रखिएगा। ये कौन था दीवान? तो ये वित्तीय अधिकारी था। ये आपके पीटी के फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी कौन था? सैनिक वेतनाधिकारी। सदर यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री सदर होता था। इनके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फौजदार यानी कि सेनानायक, और कोतवाल यानी कि नगर का पुलिस अधिकारी। तो ये थे अकबर के राज्य के प्रमुख अधिकारी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में नियुक्त किए जाते थे, ताकि वो प्रत्येक सूबे को कार्य से संभाल सके। अब हम देखते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। किसने? मेहरुन्निसा ने, जिनका नाम आगे क्या पड़ेगा? नूरजहां। और उससे नूरजहां का किताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है और उसको समय समय पर सहयोग देती रही है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ध्यान रखिएगा, नूरजहां के सम्मान में, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है, वो क्या था? चौकोर मुहर बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ऐसा उसमें लिखा था। आइए अब जानते हैं कि मतान्धता क्या है। ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे मतान्धता कहते हैं। अब देखिए, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी।
1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पदारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। इससे बहुत सारे मुसलमानों को ये लगा कि अकबर धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो ये जेसुइट पदाधिकारी थे ये भी इसी फिराक में थे कि काश अकबर मेरे बताए हुए धर्म को या फिर मेरे धर्म को फॉलो कर लें। ठीक है, ये अपना धर्म बदल ले, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर प्रत्येक धर्म में बराबर आस्था और सम्मान, प्रत्येक धर्म का बराबर आस्था और सम्मान वो करते थे, और वो सभी को सुनना पसंद करते थे और उससे सीखना। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में थी। उनकी रुचि किसमें थी? मतलब विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों, सभी का धर्म कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि मनतांधता अभी अभी हमने पढ़ा कि ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्वक कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? मनतांधता कहते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले आए। मतलब इन सभी लोगों के साथ बैठकर, इनको समझकर, प्रत्येक धर्म को बैठकर समझकर जानकर वो इस निष्कर्ष पर निकले कि जो ये मनतांधता है, यानी कि जो इसके अनुयायी हैं, जो धर्मों के अनुयायी हैं, वे सभी को क्या कर रहे हैं? मतलब एक दूसरे से असमंजस्य, मतलब धर्मों में असमंजस्य है, बात एक ही है लेकिन उसे कहने के तरीके कई हैं। तो इन सारी चीजों ने उन्हें किस रास्ते पर वो लेके आ गए? सुलह एक कुल या फिर सर्वत्र शांति, की हर जगह शांति रहे की विचार की ओर ले आए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। मतलब सर्वत्र शांति या फिर सहिष्णुता की जो धारणा थी उनकी, वो किसी पर अंतर नहीं करी, सबके लिए बराबर या समान थी। इसे ही हम क्या कहते हैं? सुलह ए कुल की नीति कहते हैं। अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो अकबर चाहते थे कि इस व्यवस्था को लागू किया जाए जिसमें केवल सच्चाई हो, न्याय हो और शांति हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो। ठीक है, अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन की इस पद्धति को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अब देखते हैं सुलह एक कुल क्या था। अकबर की सुलह एक कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थनाएं करते थे। उनके सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया गया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया था। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन मिलता है हमको उसमें देखने को। अब देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा रहा। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है जैसा कि किस्से कहानियों में, ध्यान रखिए कैसा, जैसे किस्से कहानियों में वर्णित होता है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दारिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 455 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। बाकी सब क्या थे? गरीब और दारिद्र थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे।
परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए आंतरिक संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठा पाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हैदराबाद स्वतंत्र बनता है, और हम ये भी देखेंगे कैसे अवध और हैदराबाद स्वतंत्र प्रांत बन जाते हैं, किन कारणों से। सो फ्रेंड्स, आपकी क्लास आज कंप्लीट हो गई है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।